everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट. तो वेस्ट जनरेट कैसे होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस एंड हाउ टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर. Waste is anything that is discarded after its first use or its main use. जैसे कि अगर एक आप पानी की बोतल लाए हो, आपने पानी की बोतल, आपने उससे पानी पी लिया तो उसका प्राइमरी यूज क्या था, उसी पानी को पीना, राइट. तो उसके बाद हम उस चीज को फेंक देते हैं या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर ऐसी चीज जो अब हमारे यूज की नहीं बची है, या फिर कोई ऐसी चीज जो डिफेक्टिव है. जब हम उन सारी चीजों को डिस्कार्ड कर देते हैं या फेंक देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट. ठीक है. तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, घर की, रहने की, खाने की. इन तीनों डिमांड्स की वजह से बाकी सारी जगह भी प्रेशर बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर पे प्रेशर है, इंडस्ट्रीज पे प्रेशर है, वाटर का प्रेशर है, वेस्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो हर जगह क्या हो रहा है कि इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वेस्ट की जनरेशन हो रही है. कैसे, कहाँ पर होती है, दैट वी विल डिस्कस. तो ये जो वेस्ट जनरेट होता जा रहा है, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि हम कैसे इस वेस्ट जनरेशन को कम करें और कैसे उसको मैनेज करें. तो इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के वेस्ट जनरेशन और उनकी मैनेजमेंट की बात करें, लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द कैटेगरीज ऑफ वेस्ट. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द डोमेस्टिक वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, जैसे कि इसमें आता है किचन का वेस्ट. ठीक है, किचन का वेस्ट है और घर का वेस्ट है. द नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से निकलता है. मतलब कि जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो यूज किया और अब जो बच गया, सो दैट ऑल कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट. ठीक है. तो मतलब जो भी डिस्कार्डेड चीजें हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज या फिर लेफ्ट ओवर चीजें हैं, right? So all those come under the industrial waste. The next one is the agricultural waste. Agriculture का waste, जैसे कि अब हमने मान लो एक क्रॉप उगाई. ठीक है. क्रॉप उगाने के बाद ना हमने उससे ग्रेन्स निकाली, मतलब हमारे अब जैसे चावल उगाए हैं, तो जब वो फसल पूरी रेडी हो जाएगी, ठीक है, पूरी क्रॉप रेडी हो जाएगी, सो व्हाट वी विल डू, वील जस्ट टेक आउट those rice grains from there and rest everything we will discard. So that again comes into the waste and that is the agricultural waste. Then municipal waste, ऐसा waste जो भी घरों से निकलता है, जो भी एक टाउन से निकलता है, चाहे हम उसमें किचन वेस्ट की बात करें, चाहे किसी और वेस्ट की बात करें, चाहे हम उसमें से सीवेज की बात करें, सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर द म्यूनिसिपल वेस्ट. द नेक्स्ट वन इज द ई वेस्ट. सो दिस वर्ड ई, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. तो ऐसा वेस्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से निकलता है, ऐसा वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से नहीं निकलता है बट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का. जैसे 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 हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि भाई नया फ़ोन आया तो चलो पुराने को छोड़ो, नया लेकर आओ. सो दैट फोन अगेन लीड्स टू अ वेस्ट, राइट. अब से आपके घर में वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो अब वो तो एक वेस्ट ही हो गया. आप नई वॉशिंग मशीन लेकर आ गए, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, सो दैट इज अगेन अ वेस्ट, राइट. सो दीज appliances, electrical appliances, they come under the e-waste, that is electronic waste. These electrical appliances, phones, say fridge, TV, so all these when discarded they are regarded as e-waste. ठीक है. So let us talk about all these wastes
by one. So we are going to start with the domestic waste. एक ऐसा वेस्ट जो हमारे घरों से निकलता है, इसमें बहुत ही पॉपुलरली हम बात करते हैं किचन वेस्ट की, ठीक है। तो किचन वेस्ट में होता है जैसे वेजिटेबल्स का वेस्ट, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स, वैसे ही जब राइस और दाल हम वॉश करते हैं या वेजिटेबल्स हम वॉश करते हैं, तो जो पानी यूज़ करते हैं वॉश करने में, तो पानी ने तो वॉश किया, देन इट इज़ डिस्कार्डेड, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द वेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक एक बहुत ही मेजर कंसर्न बन चुका है इस टाइम पर हमारे लिए एज अ वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हम प्लास्टिक एक तरह से ना हम एक मतलब सिंगल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे घर से बाहर गए, पानी की बॉटल ले जाना भूल के, चुपचाप पानी की बॉटल खरीदी और आराम से उस पानी को पिया और बॉटल को फेंक दिया, सो दैट इज़ अ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। सो एक बार यूज़ किया, अब फेंक दिया, एंड नाउ दिस वेस्ट एक्चुअली अकमलेट्स अराउंड अस एंड इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अब ये एक बार जहाँ फेंक दिया, अब ये वहीं रहेगा, वहाँ की सॉइल को भी ख़राब करेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी ख़राब करेगा। अगर हम लुक वाइज देखें तो भी एक कचरे का ढेर हमें दिखाई देगा, सो दैट विल ऑल्सो नॉट लुक नाइस। सो दिस इज़ again a waste that comes under the domestic waste. The next one is the glass. तो ग्लास में भी क्या होता है, जैसे चाय का कप टूट गया या से घर में कोई और कांच की चीज़ थी वो टूट गई, सो ऑल दैट कम्स अंडर द ग्लास वेस्ट। तो जितना भी ग्लास है जिसे हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, सो दैट इज ग्लास वेस्ट। द नेक्स्ट वन इज द पेपर। सो पेपर वेस्ट में ना मैगजीन्स, न्यूज़ पेपर्स, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स दैट ऐड टू द पेपर वेस्ट। क्योंकि न्यूज़पेपर एक बार पढ़ लिया, अब क्या करोगे, आप तो डिस्कार्ड ही कर दोगे, तो आप तो रद्दी वालों को दे दोगे। लेकिन बहुत ही एफिशिएंटली इसको यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड, दिस पेपर इज़ बीइंग रीयूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, ठीक है। तो हम इस पेपर को यूजुअली रीयूज़ कर लेते हैं। देन रैग्स, फटे पुराने कपड़े जो होते हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सो दोज कम्स अंडर द रैग्स, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम देखें ना तो हम काफ़ी सारा वेस्ट है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे? वेस्ट जनरेट तो हुआ किचन से, किचन वेस्ट तो जनरेट हुआ, लेकिन उसमें से जो बायोडिग्रेडेबल है ना उसको हम उसका हम मेन्योर बना सकते हैं। मेन्योर बनाने से हमारे जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और हमारा काम भी सही हो जाएगा, ठीक है। हमने भी अपने लेवल पे वेस्ट जनरेशन को कम कर दिया, ठीक है। हमने उसको वेस्ट ना बना के हमने उसको मेन्योर बना के अपने प्लांट्स को दे दिया। वैसे ही प्लास्टिक में भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स हम यूज़ करते हैं, एक तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि प्लास्टिक को एक बार यूज़ करके फेंकना है, जितना ज़्यादा आप रीयूज़ कर सको। जैसे बॉटल्स में हम क्या कर सकते हैं कि बॉटल के जो कैप होती है ना उसमें आप छेद कर दो, ठीक है, होल्स कर दो, एंड नाउ फिल इट विद वाटर एंड पुट इट अपसाइड डाउन, ठीक है। उसका एक पूरा सेटअप बना दो प्लांट्स के लिए। तो जैसे अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो ना तो उसको अपसाइड डाउन करके पानी भर के लगा दो, तो अगर आप 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो तो वो धीरे धीरे पानी जो है ना वो आपके प्लांट्स को जाता रहेगा। तो दैट इज ड्रिप इरीगेशन वाला सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम प्लांट्स को पानी देते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ग्लास। तो ग्लास का वेस्ट, इफ any one of you have been to Rock Garden Chandigarh, so there is a beautiful garden। तो उस गार्डन में क्या किया है ना, जैसे बैंगल्स होती है ना, बैंगल्स टूट जाती हैं तो उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना, उनको रखा जाता है, उन्हें सिर्फ फेंका जाता है। तो वहाँ पर उन बैंगल्स से कुछ स्टैचूज़ को डेकोरेट किया गया। सो व्हाट इज़ बीइंग डन, वेस्ट जनरेट तो हुआ है बट हमने उसको मैनेज कर लिया और एक सुंदर सी जगह भी बना दी लोगों को घूमने के लिए। सो दैट इज़ अगेन गुड, राइट। तो वैसे ही पेपर का हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पेपर वेस्ट है, जो पेपर है हम उसको रीयूज़ करके कुछ नॉट पॉलीथिन बट कुछ पेपर बैग्स बना लेते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी विल रीयूज़ इट, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। फर्स्ट इज द माइनिंग ऑपरेशंस। तो
ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है ना, जहां पर हम अलग अलग चीजें निकालते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये आयरन है, इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में चीजें तो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है। जब हम इन चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो इस प्रोसेसिंग के पूरे प्रोसेस में देयर इज लॉट ऑफ वेस्ट दैट इज जनरेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज माइन टेलिंग। ठीक है, तो माइन टेलिंग में ना अब ये जो भी प्रोसेसिंग का एक तरह से वेस्ट होता है, दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली, इट नीड्स टू बी क्लीन एंड देन डंप्ड। ठीक है, ऐसे ही हम इस सारी वेस्ट को या प्रोसेसिंग के वेस्ट को कहीं पर भी डंप नहीं कर सकते हैं, सो दैट माइट बी डेंजरस। सो इट इज properly processed and then dumped. It is made harmless and then it is dumped, और it can be used। कहाँ पर हम इनको टाइल्स बनाने में, कुछ सीमेंट बनाने में we can use this waste। So this is how we are going to manage this waste। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज द सीमेंट ऑपरेशंस। तो सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स भी ना काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो अगर आप उनके आसपास देखो ना, तो आसपास क्या होता है कि रॉ मटेरियल को लेने के लिए ना बहुत सारी से पहाड़ों को एक तरह से काटा जाता है, वहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर सीमेंट बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड, इन फॉर्म ऑफ अ लिक्विड एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ गैस। तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि इस सॉलिड, इस लिक्विड और इस गैस को अच्छे से ट्रीट किया जाए। जैसे जो भी सॉलिड है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके डंपिंग साइट्स में डंप किया जाए, लिक्विड्स की प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, उसको हार्मलेस बना के उसको डंप किया जाए, और गैसेस के केस में ये जो हवा, जो गैस आ रही है ना, जो गैस निकल रही है, इस गैस को प्रॉपरली प्रोसेस करने के बाद ही हवा में रिलीज किया जाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ऑल दीज थिंग्स हार्मलेस, देन ओनली वी रिलीज इट और वी डंप इट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द ऑयल रिफाइनरीज। तो ऑयल रिफाइनरीज, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज गुजरात में अगर आपने देखे, एक बहुत बड़ी रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं ये भी। तो अब इनमें भी क्या होता है, इनमें लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और ये जो वेस्ट होता है ना, इसमें दिस वेस्ट इज़ क्वाइट पॉइजनस। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम साइट्स हैं, मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्शन की जाती है अलग अलग चीज़ों की, तो यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ क्वाइट टॉक्सिक। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट मेक दैट हार्मलेस और फिर उसको आगे हम डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, द नेक्स्ट वंस आर द कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो आपने देखी होंगी कंस्ट्रक्शन साइट्स अपने आपके घर के आसपास हो सकता है, कोई घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आप देखोगे ना वहाँ पर जैसे हवा में डस्ट होना, ठीक है, वहाँ से पानी निकलना, सो ऑल दीज थिंग्स दे ऑल लीड टू द वेस्ट। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे वहाँ पर होता है ना, छोटे छोटे पत्थर रह गए या फिर ब्रिक्स के पीसेस रह गए या काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें रह गई, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कहीं पर यूज़ में लाएं, ताकि सबका हर चीज़ डंप ना करनी पड़े, हम उसको रीयूज़ भी कर पाएँ। तो आपने देखा होगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है ना, वहाँ बड़े बड़े हीप्स बनने होते हैं ऑफ द वेस्ट, जिसमें सीमेंट, टूटा हुआ सीमेंट या फिर टूटे हुए ईंटें या फिर पेबल्स, ये सब कुछ रखा होता है। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एग्रीकल्चरल वेस्ट। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर रेजिड्यूज। तो जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जैसे हमने कोई भी क्रॉप उगाई, ठीक है, हमने लार्ज स्केल पे क्रॉप उगा दी, अब उसमें से ना हमें हर चीज़ नहीं चाहिए। बेसिकली वो जो प्लांट लुकिंग पार्ट है वो तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हम उसमें से सीड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाकी सब कुछ हम फेंक देते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें वेस्ट हैं उनको हम उस तरह यूज़ करें। जैसे जो बचा हुआ प्लांट पार्ट होता है ना, जो लेफ्ट ओवर होता है, एक तरह से वेस्ट होता है, तो उस वेस्ट को
हम क्या करें, वो एनिमल की फीड के फॉर्म में काम आ सकता है, या मोस्ट टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि उसको जला दिया जाता है, बट व्हेन वी बर्न दैट लीड्स टू द एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सो दैट इज द एग्रीकल्चर रेजिड्यूज। सेकेंड इज बगाजे। तो आपने गन्ने का जूस पिया है, तो जब आप गन्ने का जूस पीने जाते हो तो आपने देखा होगा कि बड़ी सी मशीन होती है, उसमें हम शुगर केन को अंदर डालते हैं और शुगर केन से पूरा का पूरा जूस जो है वो निकल आता है, और हमारे पास कुछ ऐसा कुछ लेफ्ट ओवर चीज़ें बच जाती हैं। नाउ दिस इज बेसिकली अ वेस्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हम आग जलाते हैं और आग जला के खाना बनाते हैं गांव में लोग, या फिर आग मतलब ठंड के टाइम पर हम उसको एज मतलब गरम, खुद को गरम रखने के लिए यूज करते हैं। सो देयर वी कैन यूज दिस, राइट। द नेक्स्ट वंस आर द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो पेस्टिसाइड्स मतलब वो जो पेस्ट को मारते हैं, और फर्टिलाइजर्स वो जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम अपने प्लांट्स को देते हैं। तो इनका ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द प्लांट प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड टू कीप द प्लांट्स अवे फ्रॉम द पेस्ट्स। तो यहाँ पर ना जब हम इनको स्प्रे करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्लांट्स को मतलब फील्ड्स को ओवर इरीगेट कर देते हैं। ओवर इरीगेट करने से जब ये पानी आसपास की वाटर बॉडीज में जाता है फ्रॉम द फील्ड्स, सो नाउ दिस वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ दीज केमिकल्स इनसाइड इट। ठीक है, अब जब ये पानी में जाएगा तो ये पानी को पॉल्यूट करेगा, वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी make less use of these chemicals. We are more dependent on the organic things, or we are more dependent on the manures, and secondly we should not over irrigate our fields. ठीक है, okay, the next one is the animal waste. तो animal waste जो होता है, जो cow dung होता है, उसका यूज किया जाता है, जिसे गोबर के उपले कहते हैं। तो उस उपले का जो काम होता है वो एक हीटिंग पर्पस भी होता है, कुकिंग के लिए जो हमें हीट चाहिए उसका वो भी एक पर्पस होता है। और दूसरा, हम एनिमल वेस्ट को एक जगह डंप करते जाते हैं, काफ़ी मंथ्स तक उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। वी जस्ट कीप टर्निंग दैट अपसाइड डाउन, मतलब मिक्सिंग एक तरह से करते रहते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हमारे पास एक ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है। मतलब केमिकल्स नहीं होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल वेस्ट होता है, और वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट हम अपने जब प्लांट्स को देते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमें केमिकल फ्री फूड खाने को मिलता है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, वी जस्ट नॉट ओनली टॉक अबाउट the growing of plants, it is also about taking care or the rearing of animals. ठीक है, so I hope the agricultural waste is clear to you. Let us now move on to the next one, that is the municipal waste. Municipal waste में आता है वो सारा waste जो घरों से निकलता है from toilets and from kitchen, जैसे kitchen में washing of vegetables, washing of fruit से, so that all comes under the म्यूनिसिपल वेस्ट। वैसे ही हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में से, रेस्टोरेंट्स में, सो ये जो सारा वेस्ट निकल रहा है ना, दैट इज अ म्यूनिसिपल वेस्ट, एंड व्हेन इट इज कैरिड थ्रू सीवर्स, सो इट इज कॉल्ड एज द सीवेज। और सीवेज में होते हैं दो तरह के वेस्ट। ठीक है, तो एक होता है डिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब एक ऐसा वेस्ट जिसको हम नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन इट कैन बी रीयूज्ड इनटू समथिंग, राइट। और दूसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। कैसा? नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा वेस्ट है विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स एंड इट लीड्स टू पॉल्यूशन। सो बेसिकली दिस इज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पर डिग्रेडेबल को तो हम ट्रीट करके इसको हार्मलेस बना देते हैं एंड इट कैन बी रीयूज्ड, वेयर एज नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हम ट्रीट नहीं कर सकते एंड इट इज डम्प्ड इन द डंपिंग साइट्स, right? So this is the municipal waste. Now coming on to the e-waste, that is the electronic waste. तो e-waste यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में
बहुत सारी वो चीज़ें आती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर हमारे घर में कोई भी ऐसे ऐसे पहले वॉकमैन्स यूज़ होते थे, तो अब वॉकमैन का तो यूज़ बचा नहीं है, तो वो भी हमने डिस्कार्ड कर दिया। सो ऑल दोज कम्स अंडर ई वेस्ट। और ई वेस्ट जनरेट ही इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एडवांस हो रहे हैं। एडवांस होने के चक्कर में ना हमने अपने घर को फ्लड कर दिया है विद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक नया आता है मार्केट में फोन, हम दूसरा फेंक के नया वाला ले लेते हैं। सो दिस ऑल एड्स टू द वेस्ट, दिस इज ऑल कॉल्ड एज ई वेस्ट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जेनरेशन। सबसे पहली चीज है वेस्ट का जनरेशन। तो यहां पर क्या होता है कि वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम नई नई चीजें ला रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम पुरानी चीजों को फेंकते जा रहे हैं कि ये तो अब ठीक नहीं रही, एक साल में फोन तो अब आउटडेटेड हो गया, सो लेट अस टेक अ न्यू वन। तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम ये वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो वेस्ट जनरेशन क्यों है? टू इम्प्रूव, मोस्टली टू इम्प्रूव आर लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिस्पोजल। अब क्या होता है ना कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखें ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ना कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं और कुछ वैल्यूएबल चीजें होती हैं। ठीक है, हार्मफुल चीजें, वो चीजें जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा लेड, दैट इज पीबी, मर्करी, दैट इज एचजी, इन सब का यूज होता है। फिर कैडमियम का यूज होता है। तो अगर हम देखें तो वहां इलेक्ट्रॉनिक चीजों में तो भाई ये ठीक है, लेकिन इन रियल लाइफ दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू अस। ठीक है, ये बड़े ही हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारे लिए एक तरह से। सो एक तो ये जनरेट हो रहा है, दूसरा कुछ वैल्यूएबल चीजें भी हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर का काफी ज्यादा यूज होता है इन चीजों में। सो दीज आर सर्टेन वैल्यूएबल चीजें। नाउ व्हेन वी डिस्पोज देम ऑफ, सो दे आर टुक बाय द रैग पिकर्स। ठीक है, कबाड़ी वाले आते हैं, वो लेकर जाते हैं। सो नाउ when they take it, they take out some valuable things from them। ठीक है, कुछ secondary raw materials भी वो लोग ले लेते हैं, and rest everything is discarded। But it is very important to note over here that when we burn these, when we heat or when we burn this electronic waste, it releases highly say dangerous या फिर harmful एयर, मतलब हार्मफुल से स्मोक रिलीज होती है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप इसको जला रहे हो और आप वहीं पर बैठे हो, सो दोज हार्मफुल फ्यूम्स कैन एक्चुअली हार्म यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ दे शुड बी डिस्कार्डेड। जलाना इनको कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इनकी ना रिसाइकलिंग कैन बी डन, और जब हम इनकी रिसाइकलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ले लेंगे, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड कर देंगे। बट दिस रिसाइकलिंग हैज़ टू बी डन अंडर द स्किल्ड हैंड्स। ठीक है, तो वो लोग जिनको पता है इनसे डील कैसे करना है, उन्हीं को ई वेस्ट के साथ डील करना चाहिए। और व्हाट वी कैन से इज द गवर्नमेंट शुड पुट ई वेस्ट बिन्स। ठीक है, ई बिन्स लगाने चाहिए ताकि लोगों का जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो वहाँ पर डालते जाएं और वो हमारे जो नॉर्मल वेस्ट है उसके साथ मिक्सअप ना हो, बिकॉज हैंडलिंग ऑफ दिस ई वेस्ट इज ऑफ मेजर कंसर्न। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि एक पॉल्यूशन वाला चैप्टर है जिसमें हम रेडिएशन वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट की बात करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा है कि मतलब आज से 2003 में क्या हुआ था कि दिल्ली में ही कुछ तो कबाड़ी वालों के थ्रू जो वेस्ट वाली, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाली मार्केट थी, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पहुँच गया, एंड अननोइंगली देयर वाज सम डेंजरस केमिकल प्रेजेंट ओवर देयर और डेंजरस सब्सटेंस ओवर देयर, और वो जो सब्सटेंस था वो धीरे धीरे वहाँ पर पॉल्यूशन की तरह फैल गया, जिसने लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स किए। कई सारे लोग तो उस टाइम पर उन डिजीजेस से वहाँ पर मर भी गए, एंड देयर आर वेरी फ्यू हु आर सर्वाइविंग राइट नाउ। सो these electronics are
might be they are very very useful, not might be, but yes, they are very very useful to us, but their waste, when we discard them, so that waste needs to be taken care of, that waste should go into the skilled hands. ठीक है, so अगर आपके घर में कोई भी चीज खराब होती है, सो यू शुड नॉट टच इट, यू शुड नॉट ओपन इट. फोन खराब हो गया, चलो भाई खोल के देखते हैं क्या है. नो, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ठीक है, सो इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी हेल्दी, योर फैमिली टू बी हेल्दी, जस्ट डोंट डू दैट. Okay, so I hope this electronic waste generation is clear to you. Now we will be talking about the waste from the scientific research laboratory. तो ये जो laboratories होती हैं जहाँ पर research होती है, वहाँ पर ना अलग अलग तरह के, जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स हैं. ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब भाई यूज होंगी, टूटेंगी. देन देयर आर पेट्री डिशेस. तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर ना टूटेंगी और हमारे वेस्ट को ऐड करें, क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं ना, वैसे वैसे ये रिसर्च का प्रोसेस बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ पर जो वेस्ट जनरेट होता है ना, दैट ऑल्सो एड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्ट, और इस वेस्ट को भी हमें अच्छे से मैनेज करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वेस्ट को अच्छे से मैनेज करें. और इसमें ना काफ़ी सारा जो वेस्ट है वो हमें इसे डंप ही करना पड़ता है, और डंप भी करना हो तो एक्चुअल डंपिंग साइट्स में भी हम जाके डंप करें. जैसे मैं पिछले स्लाइड में आपको बता रही थी ना कि दिल्ली में एक बार रद्दी वालास के थ्रू, कबाड़ी वालास के थ्रू क्या आ गया था, एक डेंजरस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट इज कोबाल्ट 60 आ गया था. ठीक है, अब इस कोबाल्ट 60 ना ये अननोइंगली स्प्रेड हो गया, और जिसने बहुत सारे लोगों को क्या किया, ये एक तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट था. और जैसे जैसे ये फैलता गया, जैसे जैसे ये लोग इसके कांटेक्ट में आए, तो उनको बहुत ही डेंजरस बीमारियां हुई. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डंप ऑल दीज वेस्ट फ्रॉम द रिसर्च लेबोरेटरी वेरी केयरफुली. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. तो देर आर सर्टन मेथड्स जिनकी हम बात करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज सेग्रीगेशन. वेस्ट को सेपरेट आउट करना, कौन कौन सा वेस्ट है, कौन सा किचन है, कौन सा से डिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन डिग्रेडेबल है, कौन सा रीयूजेबल है. सो दैट इज वन थिंग. द नेक्स्ट वन इज द डंपिंग. सो डंपिंग शुड बी डन एट द डंपिंग साइट्स ओनली, एंड दैट टू वेरी केयरफुली. द नेक्स्ट वन इज द कंपोस्टिंग, ड्रेनेज, treatment of effluents, and now the incineration, scrubbers and electronic precipitators. So these may be something new that you are going to talk about in this class. Rest you must have studied about, thoda bahut to idea hoga. So don't worry, we will take each and everything and we will discuss it. So let us first start with the first method of safe disposal, that is segregation. So segregation has different steps. अब क्या होता है, we have a different types of waste. कुछ है जो reuse हो सकता है, कुछ है जिसे डिग्रेड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा है जो नॉन डिग्रेडेबल है. तो रीयूजेबल वेस्ट में कुछ ऐसे, आपने देखा है कि जब आपके स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं तो हर बच्चे को एक शीट दी जाती है, एंड दैट सिंगल शीट, आपके पास एक सिंगल है, अगर आप पूरे स्कूल की मिला के देखो तो कितनी सारी शीट्स होंगी. सो ऑल दोज लीड्स टू अ वेस्ट, एंड दैट दिस वेस्ट इज रीयूजेबल वेस्ट. सो आई कैन राइट ओवर हियर द पेपर वेस्ट. ठीक है, अब इस पेपर को वी कैन रीयूज इट, एंड वी कैन प्रोसेस इट, एंड वी कैन रीयूज इट. वैसे ही बहुत सारे और भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं जिनका रीयूज किया जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट दीज रीयूजेबल थिंग्स फ्रॉम the non-reusable things. Second is the degradable. तो degradable में जैसे कि हम किचन वेस्ट की बात कर रहे थे, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स की. ठीक है, तो ये जो होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम इस वेस्ट को अपने ही लेवल पर हम इसको डिग्रेड कर देंगे तो देखो कितना वेस्ट जनरेशन कम होगा, कितना प्रेशर कम पड़ेगा ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे, है ना. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इनको परफेक्ट डंपिंग साइट्स में हम इनको डालें और इनसे हम मेन्योर बनाएं. इस मेन्योर का यूज़ हम करें अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए. सो दिस इज़ द डिग्रेडेबल वेस्ट. सेकेंड थर्ड वंस आर द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो कि डिग्रेड हो ही नहीं सकता है. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सो द सॉल्यूशन इज डंपिंग. तो यहाँ पर डंपिंग के लिए पिट्स,
बनाई जाती हैं या फिर डंपिंग साइट्स होती हैं, और इन डंपिंग साइट्स में हम बहुत सारी चीज़ों को डंप कर देते हैं, एंड दीज डंपिंग साइट्स शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। ठीक है, सो दे शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। इज दैट फाइन? क्योंकि हमने डंप कर दिया तो it will lead to the soil pollution। ठीक है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि हम इनको अपने घरों से दूर डंपिंग साइट्स बनाएं और वहीं पर सब कुछ डंप हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को डाल देते हैं, डंप कर देते हैं और डिके होने देते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द एग्रीकल्चरल लैंड। तो हमने क्या किया, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, जो किचन से निकला हुआ वेजिटेबल फ्रूट पील्स थे, उनको हमने एक जगह पर डंप कर दिया, उनको वैसे ही रहने दिया काफ़ी टाइम तक, एंड फाइनली हमने उसको एग्रीकल्चरल लैंड में एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हाउ टू मेक दैट कंपोस्ट, द मेथड ऑफ मेकिंग अ कंपोस्ट। तो अब यहाँ पर ना हमें कंपोस्ट कैसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रेंच बनाएंगे और इस ट्रेंच की जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी 5 मीटर्स, इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज गोइंग टू बी 1.5 मीटर्स, और इसकी जो डेप्थ है दैट इज गोइंग टू बी 1.5 मीटर्स अगेन। ठीक है, तो ऐसा हमने एक ट्रेंच बना लिया। अब ट्रेंच बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट है ना उसकी एक लेयर नीचे ऐसे बिछा देंगे, जो भी हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो एक लेयर बिछा दी, उस लेयर के ऊपर वी विल स्प्रिंकल द मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस काउ डंग, और जिसमें थोड़ा मड भी होगा। तो अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट लेयर के ऊपर अबव द फर्स्ट लेयर वी विल पुट दिस। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके ऊपर एक और लेयर डाल दी अपने रिफ्यूज मटेरियल की। ठीक है, तो एक और लेयर बन गई। और अब ये हमें ना, जैसे मान लो ये लैंड है, तो इस लैंड पे ये जो कंपोस्टिंग साइट है ये हमें कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, जब थोड़े दिन बाद 2-3 महीने बाद वापस आओ तो ये तो पता हो ना कि डंप कहाँ किया था, नहीं तो वो तो याद ही नहीं रहेगी अगर आप कहीं घूमने फिरने चले गए 3 महीनों के लिए। तो ऐसा हम एक डंपिंग साइट बनाएंगे, कंपोस्टिंग साइट बनाएंगे। अब 3 महीने के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे घूम फिर के, और अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरा का पूरा ट्रेंच जो है इसको निकालेंगे, सारा मटेरियल बाहर निकालेंगे, और छोटे 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 हीप्स जो है ना वो पूरी लैंड पे बना देंगे। फिर से इसको अराउंड 2 months के लिए हम छोड़ देंगे, एंड नाउ द कंपोस्ट इज रेडी टू बी यूज। नाउ दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड विच इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेक कंपोस्ट, दिस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। ठीक है, अब ये जो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स होते हैं ना, ये एक बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही वेस्ट रिडक्शन वाला मेथड है, जहाँ पर इन टॉयलेट्स को बनाकर हम जो ह्यूमन वेस्ट है उसको, एक्सक्रीटा है उसको कम कर सकते हैं। और ये जो टॉयलेट्स होते हैं दे आर वेरी हाइजीनिक फॉर एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। नाउ कम्स ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द ड्रेनेज। अब जब भी हम किसी भी वेस्ट को, स्पेशली हम लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो ना वो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि जो हमारा वेस्ट वाटर है ना वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाए। अगर वो वहाँ पर मिक्स हो जाएगा, सो देन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिजीजेस कॉजेज एंड कंट्रोल वाला चैप्टर, जहाँ पर हमने देखा था कि एक हल्की सी कंटैमिनेशन वाटर में कैन लीड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजीजेस। और
कई बार वो डिजीजेस फेटल भी हो जाती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें और ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना, इसको इफेक्टिव बनाएं ताकि हमारा जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है वो किसी भी तरह से कंटैमिनेट ना हो। ये जो पाइपलाइंस है ये सेपरेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी लीक नहीं करनी चाहिए और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसके आसपास भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज। अब क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो है ना, अब एक वेस्ट वाटर जो होता है ना उसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बड़ी बड़े पत्थर भी होंगे, उसमें वुड भी होगी, उसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होगा, उसमें अलग अलग तरह का वेस्ट होगा। तो दैट वेस्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स इज द इफ्लुएंट। तो हम क्या करेंगे, हमने एक पूरा एक ट्रीटमेंट प्लांट बना रखा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम इफ्लुएंट्स जो हैं वो डालेंगे। अब जब हम ये इफ्लुएंट डालेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, दिस इज बेसिकली अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या है, ये है एक फिजिकल प्रोसेस और फिजिकल ट्रीटमेंट है जहां पर हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सेपरेट आउट करेंगे, वो उनको साइड निकालते जाएंगे। जब हम इनको साइड पे निकालते जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, बार्स, बड़े बड़े बार्स से हमने लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक ये सब निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा, दैट इज द प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है। इसको हम डाल देंगे इनटू दिस सेकेंड टब एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहां पर हम करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके अपने वेस्ट वाटर को फर्दर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब जो भी हमारे वेस्ट वाटर के साथ ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सारा हार्मलेस बना दिया जाएगा बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो हमारे पास नीचे जो बच जाएगा दैट इज कॉल्ड एज स्लज, UDGE। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे ना बच जाएगा हमारे पास स्लज। अब ये जो स्लज है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और जो ऊपर जो पानी बचा होगा ना, दिस विल मूव इनटू द नेक्स्ट टैंक, जिसे हम टर्शरी ट्रीटमेंट बुलाएंगे। अब इस टर्शरी ट्रीटमेंट में इज जनरली डन द केमिकल ट्रीटमेंट। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट मेथड होता है इसे हम केमिकल ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं। ये सारा का सारा पानी जो है वो इधर आएगा, यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट होगी, यहाँ पर केमिकल्स का यूज करके हम बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और केमिकल्स को हम पूरी तरह हार्मलेस बना देंगे, खत्म कर देंगे। एंड नाउ दिस ट्रीटेड वाटर इज discharged into water bodies for, or not for water bodies but for majorly for irrigation, क्योंकि ये पीने के काम तो नहीं आ सकता है, बट इरिगेशन के काम के लिए हम इस ट्रीटेड वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप दिस ट्रीटमेंट इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो, दैट इज इंसिनरेशन। तो होता क्या है कि वेस्ट को ना, जो डिस्पोज्ड वेस्ट होता है ना, उसको हम जलाते हैं, उसको हम बर्न करते हैं। सो दैट इज इंसिनरेशन। और वो बड़े बड़े यूनिट्स जहां पर ये काम किया जाता है उसे हम बुलाते हैं इंसिनरेटर्स। क्या बुलाते हैं? इंसिनरेटर्स। ठीक है। तो इसके ना 3 पर्पस हैं, इस वेस्ट को जलाने के 3 पर्पस है। अब हमें पता है कितना सारा वेस्ट है, राइट। तो पहला पर्पस है कि हम वॉल्यूम को कम करें। ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 से 100 kgs है, तो उस 100 kgs से हमें वेस्ट को कम करना है, इसलिए हम वेस्ट को जला देंगे। ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, ये वेस्ट के वेट को भी कम करेगा। भाई वॉल्यूम कम होगा तो वेट कम हो ही जाएगा। द थर्ड वन इज, इस टॉक्सिक वेस्ट को हम लेस टॉक्सिक या इवन हम नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं बाय द यूज ऑफ दीज इंसिनरेटर्स। तो इंसिनरेटर यूनिट्स जो होते हैं ना, इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अब होता है क्या है कि जब हम वेस्ट को जला रहे हैं, तो हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाएं ना, सो वी हैव टू बी लाइक लिटिल केयरफुल,
क्योंकि यहाँ से हार्मफुल गैसेस भी निकल सकती हैं, यहाँ से कुछ हार्मफुल चीज भी निकल सकती है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकल सकता है। सो सेम हैपन्स इन द केस ऑफ इंसिनरेटर्स। तो इंसिनरेटर्स यूनिट्स जो होते हैं ना, वहां के जो फ्यूम्स होते हैं ना, दे आर हार्मफुल, ठीक है, इनमें हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, इनमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या फिर इनमें जो हार्मफुल गैसेस हैं, इन सब को हम प्रॉपरली ट्रीट करें। तो देयर आर सर्टन प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। द फर्स्ट वन इज वी मस्ट यूज अ वेरी हाई टेम्परेचर, ताकि काफ़ी सारा जो वेस्ट है या टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए और वेस्ट भी रिड्यूस हो जाए। द नेक्स्ट इज इक्विप्ड विद पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। अब क्या होगा कि यहाँ पर हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, नाउ दिस नीड्स टू हैव सर्टन, मतलब इस हार्मफुल गैसेस को हम क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे ताकि इसे हम नॉन टॉक्सिक बना सकें, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दे शुड बी इंस्टॉल्ड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज। तो अब इनको घर के आसपास तो हम इंसिनरेटर्स नहीं लगा सकते, एक तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी और दूसरा ये जो फ्यूम्स हैं दे कैन बी पॉइजनस एंड हमें वेस्ट को मतलब डिकम्पोज या डिस्पोज करना है। सो दीज साइट्स शुड बी, दीज incinerators or incinerating units should be away from the residential areas. So these are the three major precautions that we need to take. कौन कौन सी है? टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और ये जो यूनिट्स हैं दे शुड बी अवे फ्रॉम द residential areas. The next one is what are the advantages. अब इंसिनरेटर्स का क्या एडवांटेज है? देखो, पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर ना वेस्ट का जो वॉल्यूम है और जो वेट है वो कम हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा वॉल्यूम है वो कम हो गया और जो ऐश बचती है लास्ट में, इट इज़ वेरी लेस। मतलब अगर आपके पास 100 kg वेस्ट था, तो अब जो आपके पास वेस्ट बचा है दैट इज जस्ट 25 kgs. So don't you think it is helpful? It is an advantage to us. Next is जो residual bottom ash होती है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इट कैन बी यूज टू रिकवर सम मेटल्स, उससे हम कुछ मेटल्स को रिकवर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस हीट। अब देखो हमने क्या किया है, हमने बहुत हाई टेम्परेचर लिया है, ये जो हीट जनरेट हो रही है ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन भी हो सकती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेटर्स। अब द नेक्स्ट, देखो अभी तक जो भी पढ़ा है आई होप समझ आया है, नहीं आया है ना तो आज क्वेश्चन में जाके एक बार क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वंस आर द स्क्रबर्स। अब स्क्रबर्स जो है ना, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं अपने एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल में लाने के लिए, ठीक है। मतलब वो चीज़ें जो एयर में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो हम एयर को ट्रीट करते हैं। सो वी रिमूव द गैसियस एंड पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं जिनमें हम ड्राई एयर डालते हैं, ठीक है। जब ड्राई एयर डालते हैं, जब ड्राई एयर यहाँ से जाती है तो जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है और हवा जो है वो ऊपर चली जाती है। तो ऊपर ना कुछ पैकिंग मटेरियल होते हैं, कई बार ये पैकिंग मटेरियल वेट होते हैं, कई बार ये पैकिंग मटेरियल ड्राई होते हैं। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ना वाटर स्प्रे भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं अब वो इस पैकिंग मटेरियल में से चिपक जाते हैं और फाइनली जो ऊपर की तरफ निकल जाती है दैट इज द क्लीन एयर। नाउ वी गेट द क्लीन एयर, ठीक है। सो दीज आर द स्क्रबर्स, और कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो इस वर्ड को पढ़ के ही ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हम बात कर रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की, कुछ तो हम बात कर रहे हैं ऐसे चार्ज्ड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी हम एयर को ही प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो द एयर इज प्यूरिफाइड ओवर हियर। तो यहाँ पर जितनी भी डर्टी एयर है उसको हम क्या करेंगे, सो डर्टी एयर इज फेड इनटू दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। और अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है, इसमें आप देख रहे हो ना कि बड़े बड़े यहाँ पर बार्स हैं। सो दीज आर बेसिकली द प्लेट्स, दीज आर द चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है। तो इनमें कोई ना कोई चार्ज है। तो हमारे पास ना 3 केसेस हैं, 2 केसेस हैं, या तो हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी चार्ज्ड हो,
बाहर से ही, या फिर वो न्यूट्रल हो। तो अगर वो ऑलरेडी चार्ज्ड हैं तो वो जैसे ही इन प्लेट के साथ टकराएंगे वो ऑपोजिट प्लेट के साथ अट्रैक्ट करके अब वो नीचे की तरफ कलेक्ट होते जाएंगे। दूसरा है कि अगर ये न्यूट्रल हैं तो ये जैसे ही इन प्लेट्स के कांटेक्ट में आएंगे तो ये ऑपोजिट चार्ज एक्वायर करेंगे एंड फाइनली दे विल बी कलेक्टेड इन द प्लेट्स डाउन ओवर हियर, ठीक है। और फाइनली हमारे पास जो बचेगा दैट इज द क्लीन एयर, राइट। तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो चार्ज होके नीचे कलेक्ट होते जाएंगे और क्लीन एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी एंड फाइनली दे विल बी आउट ऑफ दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। सिंपल था, सिंपल प्रिंसिपल्स थे। तो इसमें ना दिस मेथड इज क्वाइट इफेक्टिव क्योंकि ये अप टू 90% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर रिमूव कर सकती है फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप द कंप्लीट चैप्टर इज क्लियर टू यू। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट कम टू आस्क क्वेश्चन सेक्शन, आस्क योर डाउट्स, आई विल बी देयर टू help you out in every doubt, right? So I think we have finished our complete class 9 biology. Now we will meet in some other session. Till then you all take care and as you all know, learn हम मतलब free है पर best है।